मित्रों, पर्ल हार्बर से आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं व्यास जी। जब मैं पर्ल हार्बर कह रहा हूं तो आप में से बहुत सारे लोगों के दिमाग में 1941 का 7 दिसंबर ताज़ा हो गया होगा, अगर आपने इतिहास पढ़ा होगा, खास करके सेकेंड वर्ल्ड वार के बारे में, कि किस प्रकार से पर्ल हार्बर में बड़ी विनाश लीला हुई थी। और इस विनाश लीला में इतनी बड़ी तबाही यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के पैसिफिक फ्लीट को झेलनी पड़ी थी, जिसके बाद अमेरिका सेकेंड वर्ल्ड वार में कूद गया था और उसका परिणाम हम सभी जानते हैं किस रूप में हुआ था। दरअसल कहानी कुछ इस प्रकार से हमें अभी बताई गई है, और पहले से भी कुछ चीज़ों की जानकारी थी कि सेकेंड वर्ल्ड वार में जो एक्सिस पावर थे, हिटलर की जर्मनी, मुसोलिनी का इटली और ताज़ो का जापान, हिरोहितो वहाँ के किंग हुआ करते थे जापान के, इस एक्सिस पावर ने अपने अपने इलाके में इसलिए हमले करने शुरू किए। कुछ लोग मानते हैं कि बाज़ारों के बंटवारे की बात थी, यानी जो मार्केट फोर्सेस थे उन मार्केट फोर्सेस को अपने पक्ष में करने की कोशिश थी। और बहुत सारे लोग इस बात को मानते हैं कि जो डिप्रेशन हुआ था 1929 में, उसके कारण जो तबाही मची थी, जो बेरोजगारी थी, जो इन्फ्लेशन था, उससे मुक्ति के लिए वहाँ के शासकों ने ये सोचा कि अपना प्रभाव क्षेत्र बनाया जाए और दुनिया के दूसरे देशों को कब्जा करके उनके बाज़ारों पर भी कब्जा किया जाए, ताकि हमारे यहाँ की बेरोजगारी दूर हो। तो खैर, जो पैसिफिक का एरिया है वहाँ जापान अपना प्रभुत्व जमा रहा था, जबकि यूरोप में हिटलर पोलैंड पर हमला करके और इटली अपने आसपास के इलाकों को कब्जा करके, और ख़ास करके इटली ने तो अबिसीनिया, जिसको हम इथियोपिया कहते हैं, उस पर हमला करके और अपने कब्जे में लेने की कोशिश की थी। अमेरिका उस समय युद्ध में नहीं था। एक्सिस पावर से लड़ने के लिए जो वहाँ पे शक्तियों का संतुलन हुआ था, उसे हम एलाइड पावर्स कहते हैं। और एलाइड पावर में यूके था, यानी ग्रेट ब्रिटेन, उसमें चाइना, क्योंकि जापान ने चाइना पर हमला किया था, सोवियत यूनियन, आपको याद होगा कि हिटलर ने स्टालिनग्राड पे जब हमला हुआ और वहीं से हिटलर का पराभव शुरू हुआ, तो उसमें सोवियत यूनियन था। और इसके बाद अन्य कुछ देश थे, जैसे फ्रांस, बेल्जियम, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, और भी बहुत सारे देश थे जो एलाइड, लेकिन किंतु अमेरिका उस युद्ध में शामिल नहीं था। लेकिन जो पर्ल हार्बर की घटना घटी, ये पर्ल हार्बर जो हवाई आइलैंड हम कहते हैं, जो स्टेट है अमेरिका का 50वां, और 1898 में अमेरिका ने इस पर कब्जा किया था, हालांकि स्टेट बना है 1959 में। तो उस समय 1898 से ही यहाँ पे उसकी पैसिफिक बैटरी, यानी कुछ टन तोप वगैरह रखे गए थे। लेकिन 1940 में उसको ख़तरा महसूस हुआ, ख़ास करके जापान से, क्योंकि जापान जो पैसिफिक का एरिया है, उस पैसिफिक के एरिया पे में जितने द्वीप थे बहुत सारे, यहाँ तक कि जो इंडो चाइना इसको हम कहते हैं, वियतनाम, जो फ्रेंच गुयाना है, जो फिलीपींस है, यहाँ तक कि मंचूरिया इत्यादि पर कब्जा करता जा रहा था। और जापान की कोशिश थी कि पैसिफिक में जो भी ओशेनिया क्षेत्र है, जिसमें ऑस्ट्रेलिया भी शामिल है, इन सभी पर उसका प्रभुत्व बने। अमेरिका को निश्चित तौर से डर था, हालांकि अमेरिकी जो राष्ट्रपति हुआ करते थे रूजवेल्ट, वो बातचीत उन्होंने करना शुरू किया था जापान के साथ, और कहा था कि ज़रूरी है कि हर देश को अपनी स्वायत्तता मिलनी चाहिए। और दुर्भाग्य यह रहा कि उनको डर हुआ कि हो सकता है कि जापान, चूँकि साम्राज्यवादी देश है, हमारी बातों से सहमत नहीं हो पा रहा है। उन्होंने 1940 में यहाँ पे पैसिफिक फ्लीट का हेडक्वार्टर भेजा, काफ़ी बड़े पैमाने पर। आज की तारीख में भी ये पैसिफिक फ्लीट अमेरिका का है, आप देख रहे होंगे, बहुत सारे आपको बैटल शिप्स दिखाई दे रहे हैं।
बहुत सारे कैरियर्स दिखाई दे रहे हैं। ये यूएस नेवी का जिसको हम कहते हैं पैसिफिक फ्लीट, उसका हेडक्वार्टर भी है, मुख्यालय भी है। तो आप देख रहे होंगे कि ये सब यहाँ पे मौजूद है। और मैं खड़ा हूँ यूएस के बैटलशिप मिसौरी के ऊपर। यह मिसौरी है, मिसौरी का शिप है, और यह 1941 में नहीं था, ये बाद में कमीशन हुआ, लेकिन इसकी बड़ी ऐतिहासिकता है, इसलिए मैं उसको बताऊंगा। तो खैर मैं कह रहा था कि पर्ल हार्बर में 7 दिसंबर 1941 को जापान के नेवी ने, रॉयल जापान नेवी ने हमला किया, और हमला छोटा मोटा नहीं था। इनको अमेरिका को इस बात की उम्मीद नहीं थी कि अचानक हमला हो जाएगा, क्योंकि बातचीत चल रही थी। रूजवेल्ट ने 6 दिसंबर को ही एक पत्र भेजा था वहाँ के सम्राट को युद्ध बंद करने के बारे में और आपस में शांति वार्ता समझौता करने के बारे में। चूँकि शांति वार्ता तो चल रही थी, लेकिन समझौता करने के बारे में पत्र भेजा था। लेकिन 7 दिसंबर को अचानक 350 से ज़्यादा प्लेन्स आसमान से, आप देखिए इसके आसमान को, और समुद्री रास्ते से भारी संख्या में क्रूजर्स, डिस्ट्रॉयर्स, बैटलशिप, सब मैरिन्स, उसने हमला किया। और उसने हमला करके अमेरिका के प्लेन्स को, अमेरिका के जो बड़े बड़े बैटलशिप्स थे, सबमरीन्स थे, तबाह किया। और 2400 लोग मारे गए, 2400 से थोड़े ज़्यादा लोग मारे गए। इसमें सैनिक बहुत ज़्यादा थे और कुछ सिविलियंस भी कैजुअलिटी हुआ। महत्वपूर्ण बात यह है कि बहुत सारे जो जापानीज डिसेंट के लोग थे, वे लोग इस आइलैंड में, इसका नाम ओआहू है, इसमें रहा करते थे। 40% आबादी उनकी थी। और जब जापान के साथ तनाव बढ़ रहा था तो यूएस को इस बात की शंका थी कि शायद सैबोटेज होगा, पर्ल हार्बर में सैबोटेज होगा, पैसिफिक फ्लीट को तबाह किया जा सकता है सैबोटेज के माध्यम से। लेकिन सैबोटेज नहीं हुआ, और उत्तर से जापानी जो एयरफोर्स था, जो नेवी की शिप्स इत्यादि थी, उन्होंने यहाँ पे हमला किया। और तब आप जानते हैं, इसके बाद अमेरिका में हंगामा मचा और अमेरिका ने एलाइड फोर्सेस के साथ अपने को जोड़ा। और जोड़ने के बाद आप कहानी जानते हैं कि अगस्त के दूसरे हफ्ते में हिरोशिमा नागासाकी पे एटम बम गिराया गया। और जापान ने 15 अगस्त 1945 में घोषणा किया सरेंडर करने का। और ये जो बैटलशिप मिसौरी है, इसकी महत्ता ही कहूँगा कि इसने उस 41 में तो नहीं था, उस समय इसको बनाया जा रहा था, 44 में कमीशन हुआ और इसने बैटल ऑफ ओकिनावा में भाग लिया। अब देखें, इसमें तोपें देखें, ये बैटलशिप क्या होता है आप देखें, समझें। इसमें तोपें हैं और इन तोपों से काफ़ी दूर तक मार किया जा सकता है। तो बैटल ऑफ ओकिनावा में इसने भाग लिया और वो टोक्यो के खाड़ी में इसने भाग लिया। इसको भी नुकसान हुआ और जापान को भी नुकसान हुआ। लेकिन इसकी महत्ता इस बात के लिए है कि यहीं पे 2 सितंबर 1945 को जो सरेंडर सेरेमनी है, राइट फोर्स के जो कमांडर्स थे, जो सुप्रीम कमांडर मैकार्थर जो अमेरिका के फौज का प्रमुख हुआ करता था, उसने साइन किया। जापान की ओर से उसके विदेश मंत्री ने साइन किया। और मैकार्थर के साथ साथ जो एलाइड फोर्सेस के दूसरे प्रतिनिधि थे, यूनाइटेड किंगडम के प्रतिनिधि, ऑस्ट्रेलिया के, न्यूजीलैंड के, चाइना, रिपब्लिक ऑफ चाइना के और सोवियत यूनियन के, वो सब यहाँ मौजूद थे ओकिनावा में। जो टोक्यो खाड़ी थी वहाँ पे। और यहीं पे ये जो आप सामने जगह देख रहे हैं, उसके बगल में सेरेमनी हुई थी। इसी बैटलशिप और सेरेमनी हुई थी। और अब 1991 में इस बैटलशिप को डिकमीशन किया गया और अब ये बाकायदा म्यूज़ियम का एक तरीके का हिस्सा है। और हम उसी म्यूज़ियम को देखने के सिलसिले में, समझने के सिलसिले में यहाँ पर आए हुए हैं। युद्ध कितना भयानक होता है, युद्ध किस तरह से मनुष्य विरोधी होता है,
किस तरह से प्रकृति को रोकता है, यहाँ पे आने के बाद महसूस होता है। लेकिन आज की तारीख में जापान के साथ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के संबंध हैं, निकट संबंध हैं, और ये माना जाता है कि दोनों के बीच में चोली दामन का साथ है। लेकिन अंदाज लगाएं कि 1941 में यहाँ पर कितनी तबाही मची, 45 में जापान को सरेंडर करना पड़ा था। और अब दोनों देश विकसित देशों की श्रेणी में हैं, एक साथ मिल करके काम कर रहे हैं। यानी लड़ाई झगड़े से किसी देश का भला नहीं होता, व्यक्तियों का भी भला नहीं होता, समाजों का भी भला नहीं होता। पर्ल हार्बर हमें ये बात बतला रहा है। यहाँ पे जापान मूल के बहुत सारे लोग रहते हैं, आर्मी में भी हैं, यूएस आर्मी में भी हैं। और मैंने आपको बताया था कि इस ओआहू नाम के द्वीप पे, जो हवाई आइलैंड का हिस्सा है, वहाँ पे 40% आबादी उनकी थी और सबोटेज का डर था। लेकिन जो यूएस आर्मी में जो जापानीज मूल के लोग थे, उनके बारे में तो माना जाता था कि पलट करके कहीं एनिमी की ओर से हमारे ऊपर हमला ना कर दे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ जो जापानी मूल के लोग थे वे अमेरिका के लिए लड़े, तमाम तरह के लांछना सुनने के बावजूद लड़े। हमारे देश को भी समझना पड़ेगा इस बात को। हम भी एक धर्म विशेष के लोगों को, संप्रदाय विशेष के लोगों के साथ अच्छा बर्ताव करें, सबके साथ अच्छा बर्ताव करें, किसी पर कोई लांछना अनायास नहीं लगाए। में हम ये नहीं माने कि हम किसी खास मजहब, किसी खास संप्रदाय, किसी खास जाति के देश हैं, हम भारतवासी हैं। यह महसूस करें जैसा कि अमेरिका में मैं देख रहा हूँ, चाहे किसी भी मूल का व्यक्ति हो, ये तो माइग्रेंट्स यहाँ पे हैं, साउथ एशियाई हैं, लैटिन अमेरिकी हैं, अफ्रीकन हैं, यूरोपियन लोग हैं, और सभी जो है सो अपने को अमेरिकी मानते हुए गौरवान्वित होते हैं। हमें भी भारतीय मानते हुए गौरवान्वित होना चाहिए और हमें एकताबद्ध होना चाहिए। हमें विभिन्नता में एकता की पहल करनी चाहिए, और पहल तो खैर पहले से है, उसे मजबूत करना चाहिए। मित्रों, इन्हीं शब्दों के साथ मैं समझता हूँ कि आपको मैंने काफ़ी कुछ यहाँ के बारे में बताया है, और आप में से जो लोग सेकेंड वर्ल्ड वार की पूरी कहानी जानते हैं, वो बहुत सारी कहानियाँ उनको पता है। लेकिन मैंने सोचा कि मैं पर्ल हार्बर आया हुआ हूँ तो मैं उन लोगों को भी जो नहीं जानते कि पैसिफिक में क्या हुआ था, कि प्रशांत महासागर में कितनी बड़ी तबाही मची थी, युद्ध ने कितना नुकसान किया था, कितने लोग मारे गए थे, और पूरे के पूरे पैसिफिक फ्लीट को ख़त्म कर दिया गया था। लेकिन अमेरिका जो उस समय युद्ध का हिस्सा नहीं था, वो युद्ध का हिस्सा बना और इतिहास बदल गया। नागासाकी और हिरोशिमा पर जो बर्बादी हुई इसके बाद 1945 में, वो बर्बादी तो अभी भी दुनिया याद करके सिहर उठती है। इसलिए अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए, मैं समझता हूँ ज़रूर पसंद आएगा, तो कृपया शेयर करें, लाइक करें, और यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कृपया सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।